बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ये जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और भी बेतहाशा दीगर जमातें इस हुकूमत का हिस्सा हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल जो कि बाहर गए, अमेरिका का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर IMF के ऑफिशल्स के साथ उनकी मुलाकातें इस वक्त भी हो रही हैं। तो पाकिस्तान का जो एक IMF से कर्ज प्रोग्राम था, जो तौसी शुदा प्रोग्राम था, जो कि इस साल सितंबर में ख़त्म होना था, उसमें हमें तौसी तो मिल गई है क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया गया था कि इसको 1 साल के लिए मजीद बढ़ा दिया जाए। तो IMF उस पर तो रजामंद हो गया है, लेकिन पिछली हुकूमत ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो फ्यूल पर और बिजली पर सब्सिडी जो दी थी उसको वापस लेना पड़ेगा। ये IMF की तरफ से शराइत आयद की गई हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि यकीनी तौर पे महंगाई बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ेंगी और बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। आवाम पर बोझ इसका आएगा मजीद। इस पे एक तो बात करेंगे क्योंकि इस पे भी हम देख रहे हैं कि ये नई हुकूमत जो है और फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो माजी की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मईशत को लेकर पॉलिसीज़ रही हैं उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और हर दौर में ही तकरीबन ऐसा होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि माजी की जो इकॉनमी की पॉलिसीज़ रही हैं हुकूमतों की वो सही नहीं रही। बहरहाल एक तो इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर के ओथ टेकिंग का मामला है वो वहीं का वहीं है। गो के लाहौर हाई कोर्ट ने ये सदर साहब को हिदायत जारी की थी कि वो अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब से, नए CM से हलफ लें, लेकिन इस पर भी अभी तक अमल नहीं किया जा सका। सदर मुमलिकत की तरफ से गवर्नर ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि उनकी नज़र में ये जो इलेक्शन हुआ है ये आइन के मुताबिक नहीं हुआ, मुतनाज़ा है। सो अब इस पर क्या होता है, इस पर भी ऐसे ही लग रहा है कि कोर्टों से ही फैसला होगा और एक तरफ जहाँ पर फिर कोर्ट्स के डिसीजंस को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजकल अपनी तोपों के रुख जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ किए हुए हैं। अब परसों 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन के जितने भी ऑफिसेस हैं मुल्क भर में, उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है। इससे वो क्या अखज़ करना चाहते हैं, क्या मकसूद है, क्या चीज़ वो अचीव कर लेंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका खुद का लगाया हुआ है। इससे पहले तो तारीफ़ें की जाती रहीं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक सबसे पहले तो ऑब्वियसली सवाल ये उठ रहा है कि जो IMF ने 1 साल की तौसी दी है और अपनी शराइत रखी हैं कि जो बिजली और फ्यूल पर सब्सिडी पाकिस्तान की पिछली हुकूमत ने दी थी उसको ख़त्म किया जाए, तो उस पर मज़ीद अवाम पर क्या बोझ पड़ने जा रहा है। पहले तो इसी हवाले से बात करते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ फर्स्ट हाफ में मौजूद होंगी जो कि सीनियर रहनुमा हैं PTI की। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। दानियाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए, जो 8-10 जमातों की मजमुआ गवर्नमेंट के लिए इस वक्त है, वो यही है जिसका जिक्र आप लोग बार बार करते रहे कि PTI ने मईशत की तबाही कर दी है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा छोड़ दिए हैं हमारे लिए। अब ये वाकई नागुज़ीर अमल है जो आप लोग करने जा रहे हैं, जो सब्सिडी पिछली हुकूमत ने दी थी उसको ख़त्म करेंगे, आवाम पर बोझ पड़ेगा, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और ये तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में भी एक और हथियार आपने दे दिया कि हम तो सब्सिडीज देकर गए थे, आप लोग खत्म कर रहे हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज की ये बड़ा क्लियर है डे वन से कि ये जो है हुकूमत ये कांटों की सेज है, और कांटों की सेज इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने मुआहदे, जो इन्होंने चीजें की हुई थी, हमने उसी को कंटिन्यू करना है और हमने उसी कंटिन्यूटी में उनको बेहतर करना है, और उसी कंटिन्यूटी में हमने कोशिश करनी है कि हम लोगों को रिलीफ किस तरह दे सकें, हम गरीब बंदे को किस तरह रिलीफ दे सकें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज और स्टेबल किस तरह कर सकें कि जो हालात ये छोड़ के गए थे। देखिए, हम IMF की चीज़ों को और जो उन्होंने फाइनेंशियल बिल्स और चीज़ों को देना से मना कर दिया था, हम उनको रीनिगोशिएट करने खाली गए थे। हम तो उनको ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये करके मुल्क को बेचने आए हैं। 3 अरब के लिए उन्होंने पूरा मुल्क जो है आपका गिरवी रखवा दिया है। इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी रोड से लेकर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो ने गिरवी नहीं रखवाई। तो वी वेंट देयर टू रीनिगोशिएट, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको आने वाले दिनों में इससे रिलीफ नजर आएगा। शायद टेम्परेरी कुछ चीजों में महंगाई आपको हो नजर आए, लेकिन डॉलर कंट्रोल करने की वजह से जब डॉलर नीचे आएगा इंशाल्लाह उससे बेहतरी होगी, फूड इन्फ्लेशन बेहतर होगा,
इन कमोडिटीज के ऊपर जब बेहतर होगी इनकी प्राइसेस, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली गरीब बंदे के ऊपर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। और जब हम और अपने दोस्त ममालिक से जब फ्यूल की बात करेंगे तो उससे भी एक रिलीफ आएगा और इंशाल्लाह ये सब्सिडीज वापस लेना जो IMF की तरफ से एक शर्त रखी गई है, दिस इज इनएविटेबल एट दिस मोमेंट, बट आगे जाके शायद कुछ रिलीफ नजर आए। अनलीब अब्बास साहिबा, पहले तो इसी पे जरा फरमाइएगा कि ये जो IMF की तरफ से हम लोन के लिए गए कि जी 1 साल के लिए एक्सटेंड इसको कर दिया जाए, वो तो आपको तौसीब मिल गई है, लेकिन सब्सिडीज आप लोगों की हुकूमत की तरफ से जो दी गई थी उनको वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। सो आपने दानियाल साहब की बात भी सुन ली और इस वक्त जो पूरी इनकी फाइनेंस टीम है वो भी यही कहती नजर आ रही है कि आपकी माजी की गलत निगोशिएशंस की वजह से आज ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया सादिया। एक 10 साल की कारकर्दगी इनकी, 30 साल की कारकर्दगी और ये 10 दिन की कारकर्दगी आइडेंटिकल है। अभी 10 दिन पहले इन्होंने कहा था कि जी IMF के साथ इन्होंने घुटने टेक दिए, इन्होंने क्यों पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जब बढ़ रही थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी स्टेट बैंक की जो है इंडिपेंडेंस उसको हम नहीं होने देंगे। इन्होंने पूरी असेंबली के अंदर तूफान मचाया। आज हर चीज पे घुटने टेक के आए हैं। हमें कहते थे PTIMF और खुद जो है बेचारे PMLN भी नहीं रहे, वो IMF ही बन गए। आप देखें पहले 10 दिन में क्या किया। आटा 20 किलो का जो है वो 230 रुपए ज्यादा हो गया, डॉलर जो है वो 7 रुपए ज्यादा हो गया, घी 30 रुपए ज्यादा हो गया, बिजली 5 रुपए महंगी होगी, मेडिसिन 20% बढ़ गई और पेट्रोल पे अब ये पता नहीं 20, 30, 35 रुपए बढ़ाएंगे वापस आके। लोड शेडिंग जो है रूरल एरियाज में 10 घंटे की हो गई और जो PM हाउस में एक भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था, रोज वहां इफ्तारें हो रही हैं और टैक्स पेयर के पैसों पे हो रही हैं। और ऑफ कोर्स अपने घरों को इन्होंने PM हाउस भी डिक्लेयर कर दिया है। और यही बात है कि सारी जो इनकी 10 दिन की कारकर्दगी है जिसमें क्राइम कैबिनेट जो है 34 में से 24 वजीर जो हैं वो आपके केसों में है, बेलों पे हैं, कत्लों पे हैं। अच्छा। और उनको ECL से निकाल दिया गया है। इनकी असल कारकर्दगी है कि सारे जितने भी मुजरिम हैं, जितने भी मुलजिम हैं, उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे के उनको बिल्कुल मादर पेदर कानून से आजाद किया जाए, ये इनकी है। वहां जाके वो इनसे पूछ रहा मिफ्ता इस्माइल से कि जी वेब 3.0 पे पाकिस्तान का क्या है, तो वो कहते हैं सॉरी मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आपकी जो फिनटेक की है, उन्होंने कहा जी मुझे फिनटेक का भी नहीं पता। मतलब आप ये सोचें कि ये तैयारी करके गए थे, वहां घुटने टेक आए और बड़े मजे से उनको कहे हमने तो IMF के साथ निगोशिएट किया था। अच्छा, हमने तो IMF के ऊपर स्टैंड लिया था। हाँ यही IMF था। ठीक है, चले ऑब्वियसली ये प्रोग्राम जैसे आगाज किया था तभी मैंने जिक्र किया था कि ऑब्वियसली हम हर दौर में ये क्राइम कैबिनेट है। ठीक है, हर दौर में यही सुनते हैं, ये लुटेरों की कैबिनेट है। 18-19 साल जो है वो मुझे भी इसी मीडिया में हो गए, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हैं और जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो पिछली हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर यही बात करती है कि देखिए जी हमें तो ये सब कुछ वर्षे में मिला था, पिछली हुकूमत ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। और ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे मुल्क में दिस थिंग विल कंटिन्यू, खत्म होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। आपने दानियाल शुरू में ही कहा था कि गवर्नमेंट जो है दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑब्वियसली अब हुकूमत वक्त से फिर सवाल भी होते हैं। अभी जो अनलीब अब्बास साहिबा ने बात की है, ये इस वक्त की कैबिनेट के लिए बार बार ये चीज आ रही है कि जी बहुत सारे लोगों के तो ऊपर केसेस हैं, जमानतों पे बाहर आए हुए हैं और फिर आज ही जिस तरीके से 100 से जायद अफराद के नाम ECL से निकाल दिए, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, फरियाल तालपुर और बेतहाशा नाम है। और तो राना सनाउल्लाह साहब के लिए तो आज वो सोशल मीडिया पे चल भी रहा था कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खुद ही अपना नाम ECL से निकाल दिया। सो ये कैसे आप आवाम में जस्टिफाई करेंगे इस पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद करेगी? जी, ये मेरी बहन जो अनलीब अब्बास साहिबा बातें कर रही थी जी, कि मुझे बताएं कि इन्होंने अभी आपको बताया कि IMF के पास दोबारा 4 साल बाद IMF ने हमारे साथ निगोशिएशन टर्म्स थे, हमें जो पैसे देने थे क्यों बंद कर दिए? क्योंकि इन्होंने कोई अपने टारगेट्स पूरे
पूरे नहीं किए, झूठे वादे किए। इन्होंने बताया कि ये जो गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटियां बनी थी, पार्क्स बने थे, वो किधर हैं? इन्होंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटीज बनी थी वो किधर हैं? इन्होंने बताया कि जो वादे इन्होंने किए थे लोगों के साथ, जो 8,000 अरब रुपया इन्होंने जमा करना था, लेकिन दर हकीकत में 3,500 अरब भी नहीं जमा कर सके। तो क्या ये इन तमाम चीजों की वजह से डॉलर को या किधर ले गए? इन्होंने 120 110 पे कर्टेल करना था। शुगर की प्राइसेस जो इन्होंने, हम 60 रुपए पर केजी दे के गए, आप 150 रुपए पे आप बेच रहे हैं। 500 रुपए का 20 केजी का तोड़ा जो है आपने 1200 रुपए पे लेके चले गए हैं। इन तमाम चीजों की वजह से उन्होंने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख के पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसी की वजह से आज IMF के पॉइंट आ गया दैट वी हैड टू गो बैक देम अगेन, वी हैड टू रीनेगोशिएट देम, और हमने उनका ट्रस्ट बहाल किया है। और हमने कहा है कि जो पुरानी हुकूमत झूठ बोल गई वो बोल गई। हमें तो आप जानते हैं, हमने तो आपके तमाम चीजों को पैगाम, हमने खैराबाद कहा था IMF के लोन्स को खैराबाद कहा था, हमने पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमी बनाया था। हम वही लोग हैं जिसने पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड नेशन, जिसको सिंस 1947 का क्या नाम है अंडर डेवलप्ड नेशन का स्टेटस था, हमने उसको चेंज करके डेवलपिंग नेशन स्टेटस लेकर गए। हमने उनको बताया हम वही लोग हैं जिन्होंने झूठे वादे और गालियां नहीं दी। हम CPEC लेके आए जो 50 बिलियन के प्रोजेक्ट्स लेके आया, हमने मेट्रोज बनाई, हमने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, और उन्होंने अपना ट्रस्ट को हमारे ऊपर एक दफा दोबारा यकीन दहानी कराई और उसको एक्सेप्ट किया, और इसीलिए उन्होंने इन टर्म्स को रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार हुए। और एक मैं आपको आम टर्म्स में समझाता हूं कि आप अगर किसी के साथ 5 साल के टर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट नहीं करता, वो हो गया होता है। लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी की वजह से, हमारी पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से दे केम बैक ऑन द टेबल टू टॉक विद अस, और इसी वजह से आप देखेंगे कि मुल्क की चीजों की, मुल्क की सिमत की बेहतरी होगी। और जहां तक आप वरना आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मामलात तय किए थे वही चलते रहते, वही जारी रहते सब वही, और उनको बेहतर निगोशिएट करेंगे अब इनके बिहाफ पे। जो ये 3 बिलियन में पूरा पाकिस्तान बेचा है, हम उनसे कोशिश करेंगे अब इंशाल्लाह कि उन टर्म्स को रिनिगोशिएट करें, उनको बेहतर करें, और उनको बता सकें कि सवाए झूठ और वादों के अलावा इस लास्ट गवर्नमेंट में कुछ नहीं था। वी आर द वन हु हैज डिलीवर्ड इन पाकिस्तान, वी आर द वन हु डिलीवर्ड रिपीटेडली, एंड इंशाल्लाह वी विल डिलीवर अगेन। और पाकिस्तान की आवाम को ये पता है कि मुस्लिम लीग नून जब भी आई मैशत बेहतर हुई, मुस्लिम लीग नून जब भी आई टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई, मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई बेरोजगारी कम हुई। जो गरीब बंदे का नारा हमने लगाया, आज आते साथ जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन हमने पे स्केल जो है मिनिमम जो है उसको 25,000 पे लेकर गए। हम बेरोजगारी कम करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को दोबारा बदलेंगे और वहां लेके जाएंगे जहां हम छोड़ के गए थे। ये पहिए वहां से चलेंगे, ये बिजली के कारखाने फिर चलेंगे, और इंशाल्लाह आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी। हम कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर झूठी गालियां नहीं देंगे, जलाओ घिराओ की बात नहीं करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सके, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो बेहतर हो सके वही हो। ठीक है, चलें वो बात, वो आपकी बात सही है, वो बात रहेगी दरमियान में वो केसेस वाली और बेल्स वाली। लेकिन मूविंग ऑन फिर, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आप दोनों से पूछने की हैं। एक तो मुझे ये बताइए अंदली अब्बास जी चलें बता दें फरमाइए कि आपने हर उस बंदे का जिसने पिछली गवर्नमेंट में, इन्होंने विच हंटिंग की, इन्होंने कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जिसका नाम ECL में नहीं डाला, जो मुस्लिम लीग नून का था और किसी ऑपोजिशन पार्टी का। जो इनके साथ आए वो शौकत तरीन हो, या मैं भी 50 और नाम ले सकता हूं, जो इनके साथ आए वो ठीक हो गए। वो बेशक वकार मसूद हो, वो फैसल वाडा हो, अलीम खान हो, कोई भी जो लोग जो इनके साथ आए तो तब ठीक हो गए थे, जब हमारे साथ आए तो खराब हो गए। जो इसी तरह ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये इन्होंने विच हंटिंग की थी। एक बंदे का नाम इन्होंने डाला, मेरा नाम डाल दिया। भाई मेरा क्या ताल्लुक था, मैंने किससे 1 रुपया लिया, 1 रुपया दिया ना किया, ना कभी जिंदगी में किसी सिग्नेटरी हुआ। क्योंकि इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, इनके खिलाफ आवाज डालते हैं, हमारा भी नाम भी डाल दिया। तो ये लोग तो है ही ऐसे लोग, इनके साथ आप क्या, एक कम ज़र्फ लोग हैं, कम ज़र्फी वाली इनकी हरकतें हैं, और हमने उन तमाम लोगों को जिसको जस्टिफाई नहीं कर सके, आप कह रहे हैं कि जिनके नाम गलत तरीके से ECL पे डाले थे या मुकदमे बनाए थे वो खत्म होने ही थे। राइट, गॉट योर पॉइंट। अंदली अब्बास साहिबा, ये बताइए कि ये ECP पे और ख़ास तौर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इस कदर जो तनकीदी हमले होना शुरू हो गए हैं, ये क्यों इस वक्त आप कर रहे हैं? वो टाइम भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, आपको भी याद होगा, जब आप सब लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कसीदे पढ़ा करते थे, उनकी तारीफें किया करते थे, उनको ईमानदार अफसर कहते थे। उस वक्त वजीर दाखिला शेख रशीद ने खत लिखा था वजीर आजम इमरान खान को, और उनको पता नहीं एक फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट,
डिलिजेंट एक ऑफिसर करार दिया था, तो फिर ये यकायक आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जबकि लगाने वाले आप खुद? पहले तो देखें, फैक्ट्स के ऊपर ना आप झूठ बोलें तो आप पकड़े जाते हैं। आप चले, मैं झूठ नहीं, मैं कहती इग्नोरेंस कह लेती हूँ। ये IMF ने ही अभी जो रिपोर्ट इशू की है उसमें ये बताया कि जब ये छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 18 जून को डिक्लेयर्ड थी रिस्की, अनस्टेबल, नियर बैंकरप्सी, और 3100 इन्होंने अरब जो था वो कलेक्ट किया हुआ था टैक्स, जो ये हमें कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 3100 किया। तो पहले तो मैं करेक्ट करती हूँ कि 6100 डबल किया, भी हमारी 5 साल हुकूमत पूरी नहीं हुई। हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्शन है, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स है। और दूसरा, ये जो सबसे फनी बात थी कि पहली तकरीर में असेंबली में खड़े होके ये जो हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने कहा जी मैं मिनिमम वेजेस बढ़ा रहा हूं, मैं सरकारी मुलाजमिन की बढ़ा रहा हूं। 10 मिनट बाद मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी सॉरी, ये नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये तो ऑलरेडी वो हुकूमत बढ़ा के गई हुई है। ये आपने भी रिपोर्ट किया, सबने रिपोर्ट किया। तो ये और भी बहुत से हैं फैक्ट्स जो मैं करेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन आई विल नॉट वेस्ट टाइम। बट जब भी आए रिसर्च करके आए, क्योंकि वो फिर बड़ी एम्बैरेसिंग होता है गलत फिगर्स देते हुए। अच्छा, अब आप आगे उस पे आपका नुक्ता आ गया। चलिए इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आ जाएं। जी हाँ, देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो होती है विद द ऑपोजिशन लीडर की। उससे जो हमने बंदे नॉमिनेट किए हुए थे वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे, और जो वो कर रहे थे हमें एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आया था, और इस कोई भी कैंडिडेट आए, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करती हूँ किसी जॉब में, ये नाम आप लोगों की तरफ से आया था अनलीब अब्बास साहिबा उस कमेटी के अंदर। दानियाल, आपकी जानिब आती हूँ, मुझे बताइए कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला है, अगर मुझसे कहीं गलती हो रही है तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज मेरी तो यही इन्फॉर्मेशन है। उस वक्त हम लोग रिपोर्ट भी करते रहे कि उस मीटिंग के अंदर PTI की तरफ से ये नाम सामने आया था जिसपे आप लोग मान गए थे, जिनको अभी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कह रहे हैं खान साहब, और उस वक्त शेख रशीद साहब ने बहुत तारीफें की थी इनकी, खत लिखा था इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को, इनको इनवैल्यूएबल एसेट करार दिया था। सादिया, अगर मैं इसमें ऐड ऑन करूं, खाली यहां तक बात नहीं है, इन्होंने इनके पूरे कसीदे पढ़े, और इन्होंने जिस तरह इनकी तारीफें और चीजें करते रहे, ये नाम प्रपोज इन्होंने किया था। हम तो डिसएग्री कर रहे थे शुरू में, हमें तो इसके नाम के साथ मसला था। तो आज ये अपनी रिसर्च करके आए कि देखिए यही तो इनकी बातें हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स, इनको पता नहीं है। आज भी अवाम अपने जो है वो 300 अवाम इनसे सवाल पूछना चाहती है, वो 300 इकोनॉमिस्ट कितने जिनका आपने वादा किया था, जिनका आपने नाम दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना था, और ये भी बोल रही थी कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया। और भाई, आपने सबसे ज्यादा हिस्ट्री में टैक्स कलेक्शन किया, हम छोड़ के गए थे 3,900 कुछ अरब रुपया टैक्स कलेक्शन। आपका टारगेट था 8,000 अरब। आप अगर आप 4,000 का टारगेट मीट कर जाते हैं या 4,200 का मीट करते हैं 4 साल गुजारने के बाद, उसमें क्या ग्रोथ है भाई? अगर आप हर सालाना 10% भी ग्रोथ लगाए ना, तो 5,000 अरब से क्रॉस करके 6,000 अरब टच करना चाहिए था। आपने क्या टैक्स कलेक्शन किया है? इन रियल टर्म्स हर चीज कम हुई है। इन रियल टर्म्स ये क्या करते हैं, डॉलर की इंक्रीज को हटा देते हैं और हर चीज को अपने साथ ही पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं, अपनी नलायकी को अपनी नलायकी से। ये कहेंगे कि पिछले साल हम 6 सब्जेक्ट्स में फेल हुए, इस साल हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुए। और भाई, आप फेल तो हुए हो ना, पिछले साल 6 में हुए, इस दफा 3 में हुए हो। हमारे से अपना मुआवजा करो, हमारे साथ, हमारी हुकूमत के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ, जहां 12-8% बात है, हम देखते हैं कि वो हमेशा दोनों तरफ से ऐसी चीजें क्लेम की जा रही होती हैं। ठीक है, राइट दानियाल चौधरी साहब, मुझे ये इलेक्शन कमीशन जरा बता दीजिए कि आपको लगता है कि वाकई अब परसों इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर में जितने ऑफिसेज हैं उनके सामने PTI एहतजाज भी करेगी, ये दबाव बढ़ेगा ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे या बल्कि आपकी हुकूमत पे भी, कि जो इनका मुतालबा है फौरी इलेक्शंस कराने का, आप लोगों को उसकी तरफ जाना पड़े, इलेक्शन कमीशन को भी अग्री करना पड़े? देखिए, जो इनके खिलाफ बोलता है वो बता रहा है, वो सॉरी, एक्चुअली बात ये, चलिए अनलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ वापस आ गई, पहले उनकी बात मुकम्मल हो जाए। अनलीब अब्बास साहिबा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग वाले केस को लेके और जो दोबारा आप लोगों का इलेक्शन का मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से दबाव बढ़ा के आप वो मकसद हासिल कर लेंगे?
देखिए, सबसे पहली मैंने बात क्या कही, मैंने कहा था कि जब आप सर पैर नहीं होता तो आप खुद ही अपने झूठ को साबित कर देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि जी 3900 इन्होंने बिल्कुल टैक्स कलेक्ट किया और हमारा 6000 से ऊपर होना चाहिए था। तो IMF के जरा फिगर्स देख लें, हमारा 6000 से ऊपर है। अभी आप लोग वापस वापस इकोनॉमी पे चले जाते हैं, कह रहे थे वो हम अचीव ही कर चुके हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन टैक्स के ऊपर मेरे सवाल पे आ जाए, इलेक्शन कमीशन में प्लीज दोनों इकोनॉमी के हवाले से 100% मैं चैलेंज करूंगी हर फैक्ट के ऊपर। चलें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े अच्छे आदमी थे, तारीफें होती थी उनकी, अब क्या हो गया? जी देखिए, मैं आपको यही कह रही थी कि देखें, आदमी का परफॉर्मेंस और बिहेवियर के साथ होता है ना। मैं हो सकता है कि कहूँ कि जी सादिया जब हायर हुई तो बहुत अच्छी थी, उसके बाद अगर आपने प्रोग्राम्स ठीक नहीं किए तो आप पे क्रिटिसिज्म तो होती है, इसी तरह मेरे पे होती है। मैं अब शायद बहुत हूँ, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम्स में अब डिफेंड नहीं कर पाती तो मुझ पे भी क्रिटिसिज्म होती। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चाहे आसमान से उतरे हो, चाहे कहीं से भी आए हो, किसी की भी रिकमेंडेशन हो, अगर उन्होंने, उनका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें एक मसला है। अब बिल्कुल देख लें, अब सही है, अगर वो आए उस वक्त बहुत अच्छे थे, बाद में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तनकीद करना हक है। लेकिन अनलीफ साहब एक सवाल प्लीज ले लें, एक सवाल ले लें कि अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, आपके लोग कहते हैं वहां से नाम आया, तो फिर आप लोगों ने क्यों उनकी बात मानी? आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये तो देखें इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, वो नाम दे रहे हैं? आप तो कहते थे हम किसी से दबाव नहीं लेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे। मैंने बताया ना आपको कि हमारे नाम जो थे एक्सेप्ट नहीं हुए, तो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट लेना पड़ा, क्योंकि हमें उनके नाम एक्सेप्ट नहीं थे। एक स्टैंड स्टिल हुआ हुआ था तो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आ गया, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जो भी होता है, बट रिकमेंडेशन तो वो आपकी तरफ से गई ना लगे कि बंदा मीटिंग में। नहीं, हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं थी। दूसरी बात यह है कि बड़ी क्लियरली मैं आपको बताऊं अंदीप साहब, आपकी अगर कमेटी के अंदर आप देखें कि सेनेट के मैंने बताया कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट था, हमारी इनिशियल लिस्ट में ये नहीं थे। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में क्या किया। हमने इनको वीडियोस दी कि ये देखें, ये मूसा जो रजा गिलानी है वो रिश्वत दे रहा है, और आज तक उस केस का 1 साल हो गया, फैसला महफूज किया हुआ है और फैसला नहीं दिया, 1 साल महफूज रखा है। उसके बाद आप देख लें तीनों पार्टियों के फॉरेन फंडिंग क्या है, इनकी तो लोकल फंडिंग सारी डिफंक्ट है। सबको पता है कि ये कैसे पैसे लेते हैं, इनके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, इनके पास अकाउंट्स ही नहीं है, इनके पास कोई ट्रेल ही नहीं है। जैसे मरियम के पास अपने वो फ्लैट्स का ट्रेल नहीं है, इनकी पार्टी के पास नहीं है। जब हम कहते हैं कि जी तीनों का रखें, हमने भी केस किया हुआ है, तीनों का रखें और तीनों का आप खुल के फैसला करें, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि बाकी 2 पार्टियों के फैसले नहीं होने हैं अभी, कि उनका भी केस किया हुआ है और सिर्फ हमारा केस जो है वो उनको इतना लगता है। तो इसके अंदर खास फ्री एंड फेयर होने का सारा भांडा फूट गया है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप चाहते हैं, अर्ली इलेक्शंस आप चाहते हैं, आपको लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर PMLN के नुमाइंदे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने उनका नाम दिया था, ये सारी बातें अभी आजकल हम सुन रहे हैं, जलसों में भी, आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी। दानियाल चौधरी साहब, ये इस्लामाबाद आने की भी इन्होंने जो कॉल दी है, कहते हैं लॉन्ग मार्च होगा, हकीकी आज़ादी मार्च। अब आप देखेंगे जलसे भी इनके बड़े हो रहे हैं, फिर परसों इलेक्शन कमीशन के तमाम ऑफिसेस के बाहर भी एहतजाज इनका होगा। अगेन सवाल मेरा यही है कि ऑब्वियसली अभी इनिशियल डेज के अंदर आपकी हुकूमत के हम ये इकॉनमी को लेकर चैलेंजेस देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ अगर आवाम को सड़कों पर लाकर PTI या खान साहब ये मोमेंटम इसी तरीके से जारी रखते हैं, तो आप लोगों की हुकूमत के लिए चलना आसान होगा, फंक्शन कर पाएंगे? सादिया, देखिए ये किसके अगेंस्ट ये दे रहे हैं धरने, ये किसके अगेंस्ट निकल रहे हैं? ये पाकिस्तान के अगेंस्ट निकल रहे हैं। इन्होंने पहले भी हरकतें करके मुल्क और मैशत को तबाह किया, 4 साल और आज भी है। ये जवाब दें, अब ये धरने नहीं, ये जवाब दें कि ये जो 100 अरब रुपए के तोहफे बेचते रहे तोशे खाने के, वो पैसे कैसे खा गए। ये जवाब दें कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल और बजट कम करने थे, ये 100 अरब रुपए, 90 अरब करोड़ रुपया ये खाली उसकी बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जहाज की पेट्रोल की फ्यूल लगा
करवाते रहे, ये जवाब दें। अब ये जो 100 अरब रुपए, ये 20 अरब रुपए का था, क्या नाम है, पेशावर मेट्रो, वो क्यों 90 अरब रुपया क्रॉस कर गया? ये जवाब दें तोशा खाना केस का, ये जवाब दें मालूम जब्बा के स्कैंडल का। ये देखिए इनका आप जो अब ये फॉरेन फंडिंग से क्यों भाग रहे हैं? अब फॉरेन फंडिंग वाले भी गद्दार हो गए, वो भी हो गए। कल आज ये इनकी शीरी मजारी की स्टेटमेंट आप सुन लें, देख लें परसों की, किस तरह इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, पेड कैंपेन्स कर रहे हैं, इदारों के ऊपर ये कैंपेन कर रहे हैं, जजेस को इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है, एक को गुड और बैड में किया हुआ है, उनके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन अलग ये करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इनके प्रोटेस्ट से कोई खास फर्क आपकी हुकूमत को पड़ेगा? इनका क्या ये झूठ के ऊपर सारी इनकी वो इनका पूरा पिरामिड ही झूठ के ऊपर है। एक गरीब बंदा इन चीजों से आगे निकल गया है, वो महंगाई की बात करता है, वो सस्ती रोटी की बात करता है, वो झूठे वादों की बात करता है, वो कहता है कि भाई जो मेरे बच्चों को बिल्कुल सही। और अब जाहिर है तमाम नजरें आपकी हुकूमत की तरफ लगी हुई कि आप आवाम को महंगाई से कैसे उसकी जांच करा सकते हैं। चौधरी एंड अनलीब अब्बास साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर, जिसका नाम ऑब्वियसली पहले एहसास प्रोग्राम था, उस पे जरा थोड़ी तफसीलन बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सिक्योरिटी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाजिया मरी साहिबा, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले और जब से नई हुकूमत आई है, हर टॉक शो के अंदर एक बहस चल रही है जिसमें पीटीआई के लोग अक्सर आकर आपको ये बताते हैं कि इस काबीना पर उन्हें क्या क्या एतराज़ात हैं, मुकदमों का जिक्र किया जाता है, लोगों की बेल्स का जिक्र किया जाता है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली इस काबीना में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी ख़वातीन जो कि आबादी का निस्फ से भी ज़्यादा हैं, बड़ी हमारी पढ़ी लिखी लर्नड ख़वातीन जो है वो इस काबीना का हिस्सा बनी है, जिसमें हिना रब्बानी खर भी हैं, शहरी रहमान हैं, आयशा गौस बख्श पाशा हैं, इसके अलावा इसमें मरियम औरंगजेब हैं और आज हमारी मेहमान शाजिया मरी साहिबा भी इसका हिस्सा हैं, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सिक्योरिटी हैं और ऑब्वियसली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा हमें वक्त देने के लिए और बहुत मुबारक हो आपको ऑन बिकमिंग फेडरल मिनिस्टर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर, जो इससे पहले एहसास प्रोग्राम के नाम से था और उससे पहले अगेन BISP के नाम से ही जाना जाता था, इस पे ऑब्वियसली सवालात उठ रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। पिछले हुकूमत ने आवाम को ये बताया कि जी बड़े अपने लोगों को रखा गया था, कुछ सरकारी मुलाजमीन के खानदानों को नवाजा जा रहा था और अब वो कहा जा रहा है कि वो फिल्टर हटाने का फैसला हो गया। इस किस्म की जो खबरें बाहर आ रही हैं उसमें कितनी सदाकत है? बहुत शुक्रिया सादिया और बहुत शुक्रिया। ख़वातीन की सलाहियत और उनकी काबिलियत की तरफ रुझान दिलाने के हवाले से यकीनन ख़वातीन न सिर्फ आबादी के एतबार से एक बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, बल्कि उनकी जो सलाहियतें हैं उनको भी उसी तरीके से प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे माशरे में जो तरक्की का अमल है वो तेज़ हो सके और पाकिस्तान भी तरक्की की बुलंदियों को छू सके। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड थैंक यू। आपने इनवाइट भी किया और आज क्योंकि मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है उसके हवाले से आपका सवाल है, तो यकीनन एक तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी, जो आपने जिस तरह बताया इस मिनिस्ट्री का नाम है और इसके अंडर चंद प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें सबसे जो नुमाया प्रोग्राम है वो BISP है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम से मुंसलिक है। और इसलिए मुंसलिक नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी ने प्रोग्राम इनिशिएट किया 2008 में, बल्कि इसलिए बिलखसूस मुंसलिक है क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी शहादत से पहले इस प्रोग्राम का पूरा प्लान बताया था और उनका ये आइडिया था, उनका ये ब्रेन चाइल्ड है। वो चाहती थी कि इस माशरे के अंदर लोगों की जो गरीब लोग हैं, गरीब तरीन तबका है, उसकी जो इनकम है उसको ऑगमेंट किया जाए, उसको सहारा दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी कदरन बेहतर तरीके से गुजार सके। और आज कदर है पिछले 3.5 पौने 4 बरस में जो महंगाई की शरह है उसमें इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान के क़याम से लेकर
आज तक नहीं मिलती इन 3.5 बरसों में। और अफसोस की बात यह है कि इस महंगाई के जिम्मेदार, इस मुल्क की मिसमैनेजमेंट जो 3.5 बरस, पौने 4 बरस की हुई है, उसकी जिम्मेदार हुकूमत इस बात का एहसास भी नहीं करती। किसी प्रोग्राम के साथ एहसास का लफ्ज जोड़ने से वो समझती है कि उसने कौम के लिए बहुत कुछ कर लिया। देखिए, मेरी सियासी इख्तलाफ पीटीआई के साथ बहुत है और मैं बहुत कुछ जान भी चुकी हूँ इनकी तमाम चीजें जो इन्होंने कोशिश की, बल्कि हमें खदशात तो पहले ही थे कि बीआईएसपी प्रोग्राम कोई कानूनी कवर हासिल है, तो कोई तरीका नहीं है कि इसको आप एहसास बोलें, या एहसास प्रोग्राम का वजूद ही नहीं है जिसकी ऊपर ये बात करते हैं। ये सिर्फ एक ब्रांडिंग है, ये सिर्फ एक स्टंट है जिसको सियासत में इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन एक बड़े अच्छे प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ करने की अफसोसनाक कोशिश की गई। तो सबसे पहले तो मैं ये वाजे कर दूं आपका प्रोग्राम देखने वालों को, आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 2008 में शुरू हुआ, 2010 में इसको कानूनी कवर दिया गया, इसको लेजिस्लेशन के जरिए लाया गया, और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो एहसास कुछ नहीं, वो एहसास तो एक फीलिंग है जो पिछली पीटीआई की हुकूमत में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो वर्ड है ना एहसास, जो वो लेकर आने की और बढ़ा के बात करने की कोशिश करते थे, उसका कोई लीगल कवर नहीं है। सिर्फ बेनजीर साहिबा के नाम से मुंसलिक प्रोग्राम का जिक्र करते हुए इनकी जबानें जो थी वो मतलब उनमें तकलीफ हो जाती थी। या देखिए, जो प्रोग्राम विजन है उसको रजिस्टर्ड प्रोग्राम इस नाम से जो आप कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल ना हो, इसलिए उसको एहसास नाम दे दिया गया। लेकिन मैंने खुद ऐसी ट्वीट्स देखी हैं सानिया निश्तर साहिबा की भी, जिसमें वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करके उसको, ठीक है, उन्होंने खुद जो है वो बहुत सारी जगहों पर मेंशन किया अपनी बहुत सारी ट्वीट्स के अंदर भी, वहां पर एहसास का जिक्र नहीं था। राइट, देखिए, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट्स, पर्टिकुलरली वुमेन, लेकिन ये कहना बहुत गलत है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो कानूनी हैसियत है उसको आप किसी लफ्ज से हटा सकते हैं। कोई ऐसा मैंने भी बड़ा ढूंढा, जब मैं आई हैड एक्सेस टू थिंग्स एंड आई स्टिल कैन, आई एम डूइंग इट, मुझे कोई कानूनी प्रोविजन नहीं मिला जिससे कि एहसास को मैं कह सकूं कि कोई कानूनी हैसियत हासिल है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि आपने कहा कि आपके पीटीआई से जितने मर्जी डिफरेंसेस हो, बट ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या इसके अलावा जो बाकी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, चाहे हुकूमत किसी की भी आए। दैट इज रियली गुड। शाज़िया मरी साहिबा, कुछ पॉलिटिकल चीजें भी जरा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। वो जी देखिए, 2019 में इन लोगों ने एक इंटेंट के जरिए, ये जो पीटीआई की हुकूमत थी, इसने ये फैसला किया कि हमें लोग निकालने हैं। तो जब लोग निकालने हैं ना, तो इसके लिए एक माहौल क्रिएट करना है। पहले तो मलाइन भी करना है, फिर जो उनको लिया गया प्रोग्राम में उस पूरे प्रोसेस पे उंगलियां उठानी है, एक माहौल क्रिएट करना है, और फिर इनको निकालने का अमल जो है वो यकीनी बनाना है। अब इन्होंने ये सब करने के बाद इन्होंने पहले एक स्कीम सोची, इन्होंने कहा कैसे निकालें। तो फिर एक इनका आइडिया था कि हम ये फिल्टर लगा दें और इस फिल्टर के जरिए लोगों को उड़ा दें। अच्छा, आपको सुन के हैरत होगी कि आप ठीक है लोगों को निकाल देते हैं, लोगों को भी पता नहीं है कि लोग निकल गए, लेकिन लोगों से रुजू नहीं किया गया तस्दीक के लिए जिस वजह से उनको निकाला जा रहा है। ये मुख्तलिफ एजेंसी से रुजू किया गया, किसी ने शनाख्ती कार्ड जल्दी बनवा लिया, उसकी कोई वजह हो सकती है, किसी ने पासपोर्ट बना लिया, कहीं उसने उम्रा पे जाना या किसी ज़ियारत पे जाना। आपको पता है ज़ियारतों पे लोग जो है वो चंदा कर करके जमा करके कई सालों तक उम्रा और ज़ियारत ऐसी चीजें कि लोग करते हैं, अकीदा लोगों का बड़ा मजबूत है। तो इस तरीके से मलायन किया गया और 8,20,000 लोगों को निकाला गया, और बड़े अफसोसनाक बात है कि उनको अपील का मौका नहीं दिया, उन्हें अपील का मौका नहीं दिया जो उनका बेसिक राइट था। ठीक है, वो कर लेते तो फिर मैं आज ये बात ना करती आपसे। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कुछ और बातें भी आपसे हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर टाइम भी हमारे पास थोड़ा होगा। शाज़िया मरी साहिबा, ये बिलावल साहब के हवाले से, ठीक है, अब वो आई थिंक उनकी लंदन में जो मुलाकातें थी वो ख़त्म हो गई हैं, वो शायद मुल्क में वापस भी आ चुके हैं। तो ये जो खबरें हैं 1-2 रोज़ में हम देख रहे होंगे कि बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा के ओहदे का हलफ उठाएंगे।
जी, इम्कान बिल्कुल यही है और यही प्लान का हिस्सा था पहले भी। और आप जानती हैं कि उनके उद के हवाले से पहले भी सवाल उठे और हमने बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेट कर दिया था कि वो एक जमात के हेड हैं और उनको यकीनन बहुत और चीज़ों पर नज़र रखनी है, सिर्फ एक ओथ तक उनका विजन महदूद नहीं है। और उनको जाना था लंदन, उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलना था, वो नहीं मिले थे उनसे एक अरसे से, और उनकी आमद का यहाँ अभी कोई वाज़े प्लान नहीं था, तो इसीलिए वो वहाँ गए और इस तमाम प्रोसेस के ऊपर जो उनका एक गुफ्तशनीद थी वो हुई। और आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर एक हम ये देखेंगे कि वजीर खारजा जो हैं वो बड़ी जल्दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातों के बाद ये खबरें आने लगी जिसमें कुछ की तो मैंने देखी कि आप लोगों की तरफ से तरदीद आई, ये जरा आज वजाहत से बता दीजिएगा कि वाकई अगले इलेक्शंस के लिए वो जब भी होते हैं आप लोगों ने कोई इंतखाबी एडजस्टमेंट्स की हैं, सीट एडजस्टमेंट्स की बात की है PMLN से, और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर ये खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि पता नहीं पीपल्स पार्टी ने 20-25 नशिस्तें जो हैं वो अपने लिए मांग ली हैं नून लीग से। सादिया, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, हमने बड़ा क्लियरली ये बयान किया था। मेरा ख्याल है कि वो जो अफवाहों का बाजार है वो ज़्यादा मजबूत होता है और जो खबर हकीकत पे मबनी होती है वो फिर कमज़ोर या धीमी पड़ जाती है। लेकिन at the cost of repeating myself and my other colleagues who've been saying कि इसमें कोई सदाकत नहीं, perception becomes stronger and fortunately बदकिस्मती से, और फेक न्यूज़ का तो दौर जो है आपको पता है बड़ा मजबूत रहा है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि देखिए मुख्तलिफ जमातें हैं, मंशूर भी अलग है, आइडियोलॉजी भी अलग है। हमारे वर्कर हमारी वो आप लोगों का इंतखाबात में क्या प्लानिंग होगी वो अलग बात है, नाम करेंगे। एक और चीज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से चल रही है कि एक तरफ तो आपने देखा होगा इस प्यार से जो बताया गया कि PM ऑफिस से उनको 3 ऑप्शंस भेजे गए और उनसे जो है वो मदद मांगी गई, तो ये बाकी चीज़ें सामने आई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी साहब से राब्ता किया और ये कहा कि इस अदम एतमाद में PMLN का साथ ना दें, और कहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ पैगामात गए कि हम पर मुकदमे ना बनाए जाएं। ये आप इसकी कोई तस्दीक या तरदीद कर सकती हैं कि जरदारी साहब से कोई राब्ता हुआ था खान साहब का डायरेक्ट या किसी के थ्रू? जी मेरे इल्म में तो कोई राब्ता नहीं हुआ था। हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना था कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब परेशान थे क्योंकि उनके करप्शन की जो दास्तान है वो काफ़ी संगीन है और लंबी फहरिस्त है। तो मैंने ये सुना ज़रूर था कि उनको ये परेशानी लाहक है कि मेरे साथ क्या होगा, और उसके बाद उन्होंने एक बयानिया बनाया। और अब क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर आज ये बयानिया जो ये बना रहे हैं उससे पीछे हट जाएंगे तो फिर तो जो हम कह रहे हैं कि इन्होंने आइन वायलेट किया, सबवर्ट किया, वो इनके हवाले से साबित हो जाएगा, क्योंकि कासिम सूरी ने तो यही बहाना बनाया और उसके बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको रिजेक्ट किया। और अगर ये साबित हो रहा है और हो चुका है बहुत बहुत हद तक कि ये सारा बयानिया झूठ पर मबनी था, लेकिन अगर वो खुद तस्लीम कर लेते हैं तो फिर वो इस बात को भी तस्लीम कर लेंगे कि उन्होंने वाक़तन आइन को वायलेट किया। तो ये इस वक्त खुद ही एक ऐसी कश्मकश में है कि एक तरफ तो तमाम शवाहिद नजर आ गए हैं कि कोई साजिश नहीं थी, कोई ऐसा संगीन मामला नहीं था जिसको बुनियाद बना, लेकिन ये बयानिया ऑब्वियसली वो बना रहे हैं। अच्छा, मैं इसी पे मेरा आखिरी सवाल आपसे, टाइम भी खत्म होने वाला है, कि एक तरफ तो ऑब्वियसली 8-10 जमातों की जो मजमुआ हुकूमत है 3.5 उसके हवाले से लोग ये बात करते हैं कि जी इस वक्त उनका बयानिया जो है ना वो इस बात पर होना चाहिए कि 3.5 बरस उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया, क्या खिदमत की। लेकिन उसके बरक्स है उनका बयानिया, और उनका बयानिया उसके बरक्स इसलिए है कि उन्होंने 3.5 बरस इस मुल्क को तब्दीली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। राइट, चलें, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।